नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन रेलवे में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन है 6 संख्याओं का माध्य 18 है। यदि एक और संख्या सम्मिलित कर ली जाए तो 7 संख्याओं का माध्य 20 होगा। इनमें सम्मिलित संख्या क्या है? हमसे पूछ के रहे सम्मिलित नई संख्या पूछ रहे। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? हमें क्वेश्चन में 6 संख्या का माध्य दिया है। 6 संख्या का माध्य कितना दिया? 18 दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया? हमें क्वेश्चन में दिया है कि यदि एक और संख्या सम्मिलित कर ली जाए तो 7 संख्याओं का माध्य 20 होगा। 7 संख्याओं का माध्य कितना हो जा रहा है? 7 संख्याओं का माध्य हो जा रहा है 20, और हमसे पूछ के रहा है सम्मिलित संख्या पूछ रहे। अब देखिए पहले 6 संख्या का माध्य कितना था? 18 था। जब हम एक और संख्या शामिल कर रहे हैं तो 7 संख्या का माध्य कितना हो जा रहा है? 20 हो जा रहा है। अब देखिए माध्य जो है कितना से बढ़ गया? माध्य जो है कितना से बढ़ गया? 2 से बढ़ गया। तो देखिए नई संख्या माध्य 20 रखने के लिए अपने लिए 20 रखी होगी, बाकी के 6 संख्या के माध्य को 18 से 20 करने के लिए प्रत्येक संख्या को 2 दी होगी, यानी प्रत्येक संख्या को 2 देगी तो 6 संख्या को टोटल कितना देगी? 2 गुने 6 यानी 12। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा? सम्मिलित संख्या निकल के आ जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 32। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? सम्मिलित संख्या क्या निकल के आ गया? 32 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन है 38 संख्याओं का औसत 51 है, पहली 24 संख्याओं का औसत 45 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 60 है। शेष संख्याओं का औसत क्या है? हमसे पूछ के रहे शेष संख्याओं का औसत पूछ रहे। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया? हमें क्वेश्चन में 38 संख्या का औसत दिया। 38 संख्या का औसत हमें क्वेश्चन में कितना दिया? 51 दिया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया? पहली 24 संख्या का औसत दिया। पहली 24 संख्या का औसत कितना दिया है? पहली 24 संख्या का औसत दिया 45। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया? हमें क्वेश्चन में अंतिम 5 संख्या का औसत दिया। अंतिम 5 संख्या का औसत कितना दिया? 60 दिया है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में टोटल 38 संख्या दिया हुआ है, जिनका औसत हमें क्वेश्चन में 51 दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया? पहली 24 संख्या का औसत 45 दिया है और अंतिम 5 संख्या का औसत 60 दिया है। अब देखिए टोटल संख्या है कितनी? टोटल संख्या है 38, जिनमें से पहली 24 और अंतिम 5 संख्या का औसत दिया है। तो देखिए पहली 24 और अंतिम 5, ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। और टोटल संख्या है कितना? टोटल संख्या है 38। अब देखिए 29 संख्या का औसत दिया हुआ है, यानी शेष संख्या कितना बच जाएगा? शेष संख्या बच जाएगा 9। शेष संख्या कितना बच जाएगा? 9 बच जाएगा। अब देखिए हमें टोटल 38 संख्या का औसत दिया है, पहली 24 संख्या का औसत दिया है, अंतिम 5 संख्या का औसत दिया है। तो हम यहां से शेष 9 संख्या का योग निकाल सकते हैं। और हमसे पूछ के रहा शेष संख्या का औसत, तो देखिए योग निकल के आ जाएगा, तो हम यहां से शेष संख्या का औसत निकाल सकते हैं। अब देखिए हम योग कैसे निकालेंगे? टोटल 38 संख्या है जिनका औसत हमें क्वेश्चन में 51 दिया है। टोटल 38 संख्या है जिनका औसत हमें क्वेश्चन में 51 दिया है। जब हम पहली 24 संख्या का औसत निकाल रहे हैं तो औसत कितना निकल के आ रहा है? 45 निकल के आ रहा है। तो देखिए 45 जो है 51 से कितना कम है? 45 जो है 51 से कितना कम है? 45 51 से कितना कम है? 6 कम है। और यहां टोटल संख्या है कितनी? 24 है। अब देखिए -6 में अगर हम 24 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनस का 144 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा माइनस का 144। अब देखिए जब हम अंतिम 5 संख्या का औसत निकाल रहे हैं तो औसत कितना निकल के आ रहा है? 60 निकल के आ रहा है। तो देखिए 60 जो है 51 से कितना ज्यादा है? 60 51 से कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है। और यहां संख्या कितनी है? 5 है। तो देखिए हम +9 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा? प्लस का 45 हो जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा? हम इसे ऐड करेंगे तो यहां से हमारा निकल के आ जाएगा -99। अब देखिए पहली 24 संख्या और अंतिम 5 संख्या औसत 51 रखने के लिए 99 कम लेके आ रही है, यानी शेष संख्या को 99 ज्यादा लेके आना होगा। यानी शेष 9 संख्या का योग क्या हो जाएगा? शेष 9 संख्या का योग हो जाएगा 51 गुने 9 प्लस 99। ये 99 कम लेके आ रही है तो इनको 99 ज्यादा लेके आना होगा। अब देखिए शेष 9 संख्या का योग निकल के आ गया, तो हमसे पूछ रहा है औसत। तो देखिए औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें 9 से भाग देंगे। अब देखिए हम इसमें 9 से भाग देंगे तो यहां से हमारा 9 से 9 कट जाएगा,
99 9 से 11 बार में जाएगा। अब देखिए 51 में अगर हम 11 ऐड करेंगे तो यहां से हमारा क्या निकल के जाएगा 62, यानी शेष संख्या का औसत क्या निकल के आएगा 62 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 62 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। एक साथ मिलकर उन्हें कार्य को करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया कि ए जो है किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ए जो है किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी जो है उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। तो हमसे पूछ रहा है कि दोनों मिलके यानी ए प्लस बी उस कार्य को कितना समय में कर पाएंगे। तो देखिए दोनों का समय निकालने के लिए, दोनों एक साथ अगर काम को पूरा करेंगे तो काम को पूरा करने का समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों के समय में गुना करेंगे। ए जो है उस काम को करने में 15 दिन का समय लग रहा है, बी जो है उस काम को करने में 20 दिन का समय लग रहा है। दोनों के समय को गुना करेंगे और उसमें दोनों के समय के योग से हम भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, दोनों को एक साथ काम को पूरा करने का समय निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहां से हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 15 गुने 20 बटा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे 5 से काटेंगे तो 5 से 15 हमारा 3 बार में जाएगा, 35 कितने बार में जाएगा 7 बार में। अब देखिए 3 से 20 में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 60 बटा 7 दिन। समय क्या निकल के आ गया 60 बटा 7 दिन निकल के आ गया। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 8 सही 4 बटा 7 दिन, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 8 सही 4 बटा 7 दिन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक कार्य करता है तो ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया है, हमारा समय दिया 12 दिन, दूसरा समय क्या दिया 20 दिन। तो हम सबसे पहले इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे, हम सबसे पहले इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए 12 और 20 का हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा 60 निकल के आ जाएगा। एलसीएम क्या निकल के आ गया 60 निकल के आ गया। तो हम यहाँ टोटल काम को मान लेते हैं 60 यूनिट, हम यहाँ टोटल काम को मान लेते हैं 60 यूनिट। अब देखिए 60 यूनिट काम जब दोनों मिलके करें, 60 यूनिट काम जब दोनों मिलके करें तो कितना समय लग रहा है 12 दिन का समय लग रहा है। और 60 यूनिट काम जब अकेले ए कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है 20 दिन का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहां से इनका इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए ए प्लस बी 12 दिन में 60 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे होंगे। अब देखिए ए जो है 20 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा होगा। अब देखिए यहां से ए प्लस बी का इफिशियंसी क्या निकल के आ गया 5 यूनिट और ए का इफिशियंसी क्या निकल के आ गया 3 यूनिट निकल के आ गया। तो देखिए हम यहां से बी का इफिशियंसी निकाल सकते हैं, हम यहां से बी का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए बी का इफिशियंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी की इफिशियंसी में से ए का इफिशियंसी माइनस करेंगे तो बी का इफिशियंसी निकल के आ जाएगा। यहां से बी का इफिशियंसी कितना निकल के आ जाएगा 2 यूनिट निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक कार्य करता है तो ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा कर पाएंगे। अब देखिए ए प्लस बी दोनों एक साथ काम करेंगे, ए प्लस बी दोनों एक साथ काम करेंगे और बी जो है आधे दिन काम करेगा तो एक दिन में कितना काम हो पाएगा। अब देखिए बी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है तो आधा दिन में कितना काम करेगा 1 यूनिट काम करेगा। और ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है तो दोनों मिलके कितना काम करेंगे 3 + 1, ये कितना हो जाएगा एक दिन में 4 यूनिट काम हो पाएगा। अब देखिए मैं टोटल काम कितना कराना है 60 यूनिट काम कराना है। तो देखिए 4 यूनिट की एफिशिएंसी के साथ 60 यूनिट काम करने में कितना समय लग जाएगा, 4 यूनिट की एफिशिएंसी के साथ 60 यूनिट काम करने में कितना समय लग जाएगा 15 दिन का समय लग जाएगा। यहां से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 15 दिन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ मिलकर टंकी को 32 मिनट में भर सकते हैं। धीमे पाइप द्वारा अकेले टंकी को भरने में कितने मिनट का समय लगेगा। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में देखिए एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकता है। तो देखिए हम यहां से दोनों पाइप के इफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहां से पहले और
दूसरे पाइप के इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहां से दोनों पाइप के इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि पहला पाइप जो है दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से टंकी को भर सकता है, यानी पहला पाइप का इफिशियंसी अगर 3 यूनिट होगा तो दूसरा पाइप का इफिशियंसी कितना होगा, 1 यूनिट होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया कि दोनों मिलके पहला पाइप और दूसरा पाइप दोनों मिलके टंकी को भरने में 32 मिनट का समय लेते हैं। दोनों मिलकर टंकी को भरने में 32 मिनट का समय लेते हैं। अब देखिए दोनों का इफिशियंसी का रेशियो क्या निकल गया है, 3:1 निकल गया है। तो देखिए हम यहां मान लेते हैं कि पहला पाइप 1 मिनट में अगर 3 यूनिट पानी भर रहा होगा तो दूसरा पाइप 1 मिनट में कितना पानी भर रहा होगा, 1 यूनिट। तो देखिए दोनों मिलके 1 मिनट में कितना पानी भरेंगे, 4 यूनिट पानी भरेंगे। और हमें क्वेश्चन में दिया कि दोनों मिलके उस टंकी को 32 मिनट में भर सकते हैं। तो देखिए दोनों के इफिशियंसी में दोनों के द्वारा लिए गए समय से गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के जाएगा, टंकी का धारिता निकल के आ जाएगा। देखिए दोनों का इफिशियंसी कितना है, 4 यूनिट, और दोनों जो है टंकी को भरने में कितना समय ले रहे हैं, 32 मिनट का समय ले रहे हैं। यानी दोनों के इफिशियंसी से दोनों के द्वारा लिए गए समय में गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टंकी का धारिता निकल के आ जाएगा। 32 में 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 128। अब देखिए टंकी का धारिता क्या निकल के आ गया, 128 यूनिट निकल के आ गया। टंकी का धारिता निकल के आ गया 128 यूनिट, और हमसे पूछ रहे कि धीमे पाइप द्वारा टंकी को भरने में अकेले कितना समय लगेगा। तो देखिए धीमा पाइप 1 मिनट में 1 यूनिट पानी भर रहा है, तो 128 यूनिट पानी भरने में 1 यूनिट के इफिशियंसी के साथ कितना समय लग जाएगा, 128 मिनट का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 128 मिनट निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है माधवी ने अपनी यात्रा सुबह 9:25 AM शुरू की और 9:39-24 AM तक 24% दूरी तय की। यदि वह समान चाल से चलती रहे तो वह किस समय अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। अब देखिए यात्रा कब शुरू कर रही है, यात्रा शुरू कर रही है 9:25 AM में। यात्रा शुरू कर रही है 9:25 AM में। शुरू कब कर रही है, 9:25 AM में, और 9:39 24 AM तक कितना दूरी तय कर रही है, 24% दूरी तय कर रही है। तो देखिए 9:25 AM से 9:39-24 AM तक कितना समय हो जाएगा। हम इसमें से अगर माइनस करेंगे तो यहां से हमारा समय निकल के आ जाएगा 14 मिनट। समय निकल के आ जाएगा 14 मिनट 24 सेकेंड, 14 मिनट 24 सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए हम इस पूरे समय को मिनट में चेंज कर लेते हैं। अब देखिए पूरे समय को अगर हम मिनट में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 14 मिनट प्लस इसे अगर हम मिनट में चेंज करेंगे तो मिनट में चेंज करने के लिए हमें इसमें 60 से भाग देना होगा। 60 से भाग देंगे तो देखिए 12 से 24 कितने बार में जाएगा, 2 बार में, और 60 कितने बार में जाएगा, 5 बार में। यानी ये हमारा हो जाएगा 2/5 मिनट। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 72/5 मिनट। यानी पूरा समय मिनट में क्या निकल गया, 72/5 मिनट। यानी 24% दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है, 72/5 मिनट का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहां से निकाल सकते हैं कि 100% दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 72/5 गुने 100/24 मिनट का समय लगेगा। अब देखिए 24 से 72 कितने बार में जाएगा, 24 से 72 कितने बार में जाएगा, 3 बार में, और 5 से 100 कितने बार में जाएगा, 20 बार में। 20 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 60 मिनट। ये हमारा क्या हो जाएगा, 60 मिनट। यानी पूरी यात्रा को तय करने में कितना समय लगेगा, 1 घंटा का समय लगेगा। अब देखिए वो चलना कब स्टार्ट कर रही है, चलना स्टार्ट कर रही है 9:25 AM में। तो देखिए इस 9:25 AM में अगर हम ऐड कर देंगे 1 घंटा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10:25 AM। यानी 10:25 AM में अपने गंतव्य पर पहुंचेगी। हमारा आंसर क्या निकल गया, 10:25 AM। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है तरुण 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर पर घंटा की चाल से और तीसरी 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल है। हमसे पूछ कर एवरेज स्पीड पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी CBT 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे पूछ कर एवरेज स्पीड पूछ रहे हैं। तो देखिए एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कुल दूरी में कुल समय से भाग देते हैं तो हमारा एवरेज स्पीड निकल के आता है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहले 24 किलोमीटर की दूरी को किस स्पीड से तय करें। पहले 24 किलोमीटर की दूरी को 6 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से तय करें। दूसरे 24 किलोमीटर की दूरी को किस स्पीड से तय करें, 8
8 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से तय करें और तीसरे 24 किलोमीटर की दूरी को किस स्पीड से तय करें? 12 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से तय करें। अब देखिए मैं क्वेश्चन में दूरी दिया हुआ है और स्पीड दिया हुआ है, तो हम यहां से टाइम निकाल सकते हैं। यानी पहले 24 किलोमीटर 6 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जाने में कितना समय लग जाएगा? 4 घंटा का समय लग जाएगा। दूसरे 24 किलोमीटर को 8 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जाने में कितना समय लग जाएगा? 3 घंटा का समय लग जाएगा। और तीसरे 24 किलोमीटर को 12 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जाने में कितना समय लग जाएगा? 2 घंटा का समय लग जाएगा। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? टोटल समय निकल के आ जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे तो यहां से हमारा टोटल समय क्या निकल के आ जाएगा? हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 घंटा प्लस 3 घंटा 7 घंटा, 7 घंटा प्लस 2 घंटा, ये हमारा कितना हो जाएगा? 9 घंटा हो जाएगा। टोटल समय क्या निकल के आ गया? टोटल समय निकल के आ गया 9 घंटा। अब देखिए टोटल दूरी हमारा क्या हो जाएगा? टोटल दूरी हो जाएगा 3 गुने 24 किलोमीटर। टोटल दूरी हो जाएगा 3 गुने 24 किलोमीटर। अब देखिए हमें टोटल समय पता चल गया और टोटल दूरी पता चल गया, तो हम यहां से एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल दूरी में हम भाग देंगे टोटल समय से, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगा। अब देखिए 3 से 9 कितने बार में जाएगा? 3 बार में। और 3 से 24 कितने बार में जाएगा? 8 बार में। यानी यहां से स्पीड क्या निकल के आ जाएगा? 8 किलोमीटर पर घंटा। हमारा एवरेज स्पीड क्या निकल के आ गया? 8 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। आंसर क्या निकल के आ गया? 8 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 200 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार करती है। 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के बीच में खड़े एक आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा? दोनों ही मामलों में गति समान है। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमसे इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के बीच में खड़े एक आदमी को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को या किसी खंबे को पार करती है तो उस केस में ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, और जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या किसी पुल को या किसी दूसरे ट्रेन को पार करती है तो उस केस में ट्रेन अपनी लंबाई प्लस की जिसे पार करती है उसकी लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि 200 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार करती है। तो देखिए ट्रेन जब पुल को पार करेगी तो उस केस में ट्रेन अपनी लंबाई प्लस की पुल की लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। तो देखिए अपनी लंबाई यानी 200 मीटर और पुल की लंबाई 300 मीटर यानी 500 मीटर दूरी चलने में ट्रेन को कितना समय लग रहा है? 30 सेकंड का समय लग रहा है। 500 मीटर दूरी चलने में ट्रेन को कितना समय लग रहा है? 30 सेकंड का समय लग रहा है। और हमसे पूछ रहा है कि 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के बीच में खड़े एक आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए आदमी को जब ट्रेन पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। ट्रेन की लंबाई क्या है? 200 मीटर है। अब देखिए 500 मीटर जाने में ट्रेन को कितना समय लग रहा है? 30 सेकंड का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहां से निकाल लेते हैं कि 100 मीटर जाने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। अब देखिए इस 500 को अगर हमें 100 बनाना है तो हमें इसमें 5 से भाग देना होगा। अगर हम इस साइड 5 से भाग दे रहे हैं तो हम इस साइड भी 5 से भाग देंगे। अब देखिए 30 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 6 सेकंड हो जाएगा। अब देखिए 100 मीटर जाने में कितना समय लग रहा है? 6 सेकंड का समय लग रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा। आदमी को पार करने में ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। ट्रेन की लंबाई क्या है? 200 मीटर। अब देखिए 200 मीटर जाने में कितना समय लग जाएगा? हमें 100 को अगर 200 बनाना है तो हमें 2 से गुना करना होगा। अगर हम इस साइड 2 से गुना करें तो हमें इस साइड भी 2 से गुना करना होगा। अब देखिए 6 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 12 सेकंड। यानी व्यक्ति को पार करने में ट्रेन को कितना समय लग जाएगा? 12 सेकंड का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल गया? 12 सेकंड निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है शांत जल में नाव की गति 12 किलोमीटर पर घंटा है तथा धारा की गति 8 किलोमीटर पर घंटा है। नाव को धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तक ले जाया जाता है और उसी बिंदु पर वापस लाया जाता है। पूरी यात्रा के दौरान नाव की औसत गति क्या है? हमसे पूछ के रहा है नाव का एवरेज स्पीड पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया? हमें क्वेश्चन में नाव का स्पीड दिया है और हमें क्वेश्चन में क्या दिया? धारा का स्पीड दिया है। और हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है कि नाव को धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तक ले जाया जाता है और उसी बिंदु पर वापस लाया जाता है। तो पूरे यात्रा के दौरान औसत स्पीड पूछ रहे हैं। तो देखिए नाव को धारा की दिशा में ले जाया जा रहा है, तो वापस जब लाया जाएगा तो धारा के विपरीत दिशा में लाया जाएगा। तो देखिए जब नाव धारा की दिशा में जाती है तो उस केस में क्या होता है? जब नाव धारा की दिशा में जाती है तो उस केस में क्या होता है? नाव का स्पीड और धारा की स्पीड ऐड हो जाता है। और जब नाव धारा के विपरीत दिशा में जाती है तो उस केस में क्या होता है? नाव का स्पीड और धारा की स्पीड माइनस हो जाता है। तो देखिए नाव जब धारा की दिशा में जाएगी तो उस केस में क्या हो जाएगा?
नाव का स्पीड और धारा की स्पीड ऐड हो जाएगा, यानी धारा की दिशा का स्पीड क्या हो जाएगा, धारा की दिशा का स्पीड हो जाएगा 20 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए जब नाव धारा के विपरीत दिशा में जाएगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, नाव का स्पीड और धारा की स्पीड माइनस हो जाएगा, यानी धारा के विपरीत दिशा का स्पीड क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर घंटा। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड। अब देखिए दोनों केस में बराबर दूरी तय की जा रही है, दोनों केस में बराबर दूरी तय की जा रही है और हमें दोनों स्पीड पता है, तो हम यहां एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। देखिए जब हमारा डिस्टेंस सेम हो और दो स्पीड दिया हो तो एवरेज स्पीड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 गुने x गुने वाई बटा x प्लस वाई। अब देखिए x और y हमारा क्या होता है, दोनों स्पीड होता है। अब देखिए यहां एक स्पीड क्या है 20 किलोमीटर पर घंटा और दूसरा स्पीड क्या है 4 किलोमीटर पर घंटा। तो यहां से हमारा हो जाएगा 2 गुने 20 गुने 4 बटे हमारा क्या हो जाएगा 20 प्लस 4, ये हमारा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम 4 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8 से अगर हम 24 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा 3 बार में। यहां से हमारा एवरेज स्पीड क्या निकल के आ गया 20 बटा 3 किलोमीटर पर घंटा। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 6 सही 2 बटा 3 किलोमीटर पर घंटा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 6 सही 2 बटा 3 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 2 के पावर 9 गुने 3 के पावर 5 गुने 5 के पावर 4 गुने 7 के पावर 6 के कितने गुणज विषम संख्याएं हैं। हमसे पूछ कह रहे हैं कि कितने गुणज विषम संख्याएं हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमसे पूछ रहे हैं कि कितने गुणज विषम संख्याएं हैं। अगर हमसे टोटल गुणज पूछता, टोटल फैक्टर पूछता तो हम यहां क्या करते, सभी जगह पावर में 1 बढ़ा के हम गुना करते तो हमारा टोटल गुणज निकल के आ जाता। यहां हमारा पावर क्या है 9 है, हम यहां 1 बढ़ाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10। यहां पावर क्या है 5 है, यहां 1 बढ़ाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6। यहां पावर क्या है 4 है, यहां 1 बढ़ाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5। यहां पावर क्या है 6 है, यहां 1 बढ़ाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7। अब देखिए हम यहां गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30 में 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 210 में 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2100। टोटल जो है गुणज क्या निकल के आ गया 2100 निकल के आ गया। लेकिन हमसे पूछ क्या रहे कि कितने गुणज विषम संख्याएं हैं। तो देखिए विषम संख्याएं गुणज निकालने के लिए हमें जो है इस 2 को हटाना होगा, क्योंकि 2 से अगर हम 3 में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 हमारा सम संख्या होगा। 2 से 5 में गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 भी हमारा सम संख्या होगा। यानी विषम गुणज निकालने के लिए हमें 2 को हटाना होगा। तो देखिए 2 को हटाएंगे तो बाकी जो हमारा शेष बचेगा उसके पावर में हम 1 का वृद्धि करके गुना करेंगे तो हमारा विषम गुणज निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहां क्या है पावर 5 है, हम 1 बढ़ाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6। यहां पावर क्या है 4 है, 1 बढ़ाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5। यहां पावर क्या है 6 है, 1 बढ़ाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7। हम यहां गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30 में 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 210। यानी कितने गुणज जो है विषम संख्याएं होंगे 210। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 210 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।